हमारे साथ लघु उद्योग भारती से के प्रदेश अध्यक्ष जनक भाटिया जी हैं। वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जनक भाटिया जी, प्लीज आप अपनी बात कहें। जी को अपना प्रणाम कहूंगा और अमर उजाला और राजीव जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मंच हमें दिया कि हम मंत्री जी से रूबरू हो सकते हैं। वास्तव में तो जब से कोरोना आया है, पहले भी हमें मंत्री जी ने पूरा सहयोग दिया, लेकिन कोरोना के बाद तो मंत्री जी ने एक तरह से हमसे पूछना शुरू कर दिया कि आपको क्या चाहिए, कहाँ कठिनाई आ रही है, आप काम शुरू करवाइए, आप उद्योगों में क्या व्यवस्था चाहिए, उसके लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं तो उसमें से कुछ मेरी बात हुई। फिरोजाबाद में हमने एक बैठक की थी, तो फिरोजाबाद का जो कांच है उसके लिए एक मशीन होती है मंत्री जी, प्लांट होता है जिसको सैंड स्क्रीनिंग मशीन कहते हैं। अगर वो मशीन यहाँ पर आ जाए तो भारत में बहुत अच्छे फिरोजाबाद में गिलास और कांच का सामान बन जाता है। उसका नाम सैंड स्क्रीनिंग मशीन है। जो भारत में सैंड स्क्रीनिंग मशीन है वो बहुत पुरानी है और वो उतना साफ नहीं कर पाती, क्योंकि कांच जो है उससे ही बनता है, सैंड से। जनक जी की आवाज चली गई है फिर। हेलो हेलो, आ रही है भाई साहब? आवाज आ रही है मेरी? अब आप कौन सी मशीन बोल रहे थे? सैंड स्क्रीनिंग मशीन। भारत के मुकाबले में चाइना में सैंड स्क्रीनिंग मशीन कह रहे हैं, सैंड स्क्रीनिंग मशीन। जी जी जी। ये कहाँ से आ सकती है? ये चाइना से भी आ सकती है और जापान से भी आ सकती है, और भी 2-3 देश बनाते हैं। अगर वो मशीन आ जाए और वहाँ जो संस्थान है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए तो शायद फिरोजाबाद जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। दूसरा, आपने एक निवेदन किया हमें कि जीएसटी रिफंड्स के बारे में हमने एमएसएमई साथी ऐप पर लोड किए हैं और माननीय प्रमुख सचिव जी को भी कुछ सूची दी है, और मुझे खुशी भी है कि उसमें से 2-3 लोगों के रिफंड आए भी हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन अभी वहां पर जो टेलीफोन नंबर हमें दिया गया जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर शुक्ला जी का, वो मिलता नहीं है और इसके कारण हम उनसे अपनी वार्ता नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मेरा आपसे निवेदन है। सहारनपुर के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां पर प्लाईवुड जो बगल में यमुनानगर है वहां पर बन रहे हैं, तो वहां पर नहीं बन पा रहे हैं। अगर वो प्लाईवुड बनना शुरू हो जाए तो सहारनपुर में बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है। सब जगह इंडस्ट्री है, उसके चारों तरफ इंडस्ट्री है, लेकिन सहारनपुर में अगर ये प्लाईवुड की इंडस्ट्री का कोई रास्ता निकल जाए तो बहुत आसान होगा। ऐसे ही संभल में मेंथा का बहुत बड़ा काम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर जीएसटी हमारे उत्तर प्रदेश में 12% है, जबकि बाकी प्रदेशों में सिर्फ 4% है। तो उसमें जीएसटी अगर कम हो जाएगा तो वहाँ प्रोडक्शन और हमारे एग्रीकल्चर में जो किसान है उनको लाभ मिलेगा और काम में बढ़ोतरी होगी, ऐसा थोड़ा है। एक हमने आपके ही द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे में जो आपने हमें एक प्रपोजल दिया था और उसके बाद आपने उसका उद्घाटन किया एमएसएमई पार्क के लिए, बहुत ही अच्छा रहा। उसमें हमें कुछ डेट एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि अभी सभी उद्यमियों के पास उतना पैसा नहीं है और स्ट्रेस चल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रही है। अगर उसमें हमें डेट की एक्सटेंशन मिल जाए और बड़े प्लॉट्स की जगह छोटे प्लॉट मिल जाए तो इसके लिए आपका बड़ा आभार रहेगा। और जैसा बाकी देशों में है प्लग एंड प्ले की, हमने वहां प्रपोजल दिया हुआ है। अगर वो प्लग एंड प्ले का कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें तो जो नए उद्यमी है, स्टार्टअप है और युवा उद्यमी है, उनको उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कुछ लोगों को प्लॉट पहले से अलॉट हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनको उसका पोजेशन नहीं मिला। उन्होंने उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, और इस प्रकार की थोड़ी व्यवस्थाएं मुश्किल में आ रही है। एक जो सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा वो है यूपीएसआईडीसी के। ऐसे पूरे प्रदेश में सैकड़ों प्लॉट हैं जिनका नक्शा पास नहीं हुआ और फिर बाद में वो नक्शा कई वर्षों तक पास नहीं होता है और बाद में वो कैंसिल हो जाता है या उसके ऊपर बहुत भारी फीस देनी पड़ती है और वो अंत में वो जो प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल शैम्बल में आ जाते हैं और वहां पर कोई कार्य नहीं होता। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा प्रयास हो तो हम मिलकर उन उद्योगों को फिर से गति दे सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है।
इतना कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और आपसे एक और निवेदन है कि हमने वो जो आपके साथ मिलकर एमओयू साइन किया है कर्मचारियों को रखने के लिए, उस पे हमने अपना लिंक बना दिया है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं उसके ऊपर आपसे अलग से बात करके उसकी पूरी आपको रूपरेखा बताऊंगा। आपका धन्यवाद धन्यवाद। पाटिल जी, धन्यवाद। मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि वो सबके सवाल आ जाएं, फिर आखिरी में एक साथ जवाब दे देंगे जी जी तो उचित रहेगा। ठीक है, जी जी ठीक जी। हमारे साथ आईआईए के अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कृपया कहें। पंकज जी प्लीज। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत नमस्कार। जी। और हमारे बहुत से साथी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज सौभाग्य से हमें मौका मिला है माननीय मंत्री जी के पास दोबारा जाने का, अपनी बातें रखने का। तो मैं निश्चित रूप से कुछ बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक हम लोगों ने जो एमओयू साइन किया था माइग्रेंट लेबर को लेकर, उसमें हमने अपनी प्रोग्रेस है थोड़ा सूक्ष्म में मैं बता देता हूं कि हर जिले में हम लोगों ने अपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं और बहुत एग्रेसिवली हमारे लोग काम कर रहे हैं। और कुछ जिलों में बहुत अच्छी सफलता भी मिली है, लेकिन उसके साथ अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो जैसा अभी जनक जी भी कह रहे थे, तो वो चीज हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई के संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ मिलकर जो टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, संभवतः लक्ष्य समय से पहले हम लोग पूरा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा है। दूसरा सर, आपने एक प्राइस एंड परचेज पॉलिसी डिक्लेयर करी जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली बहुत फायदेमंद है। उससे उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से इस माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके मंत्रालय से इसकी पहल करते हुए, विषय तो बहुत सारे थे लेकिन आपने इनको बहुत जल्दी से टेकअप किया और हमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार लगातार, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस लॉकडाउन के बाद की स्थिति देखते हुए बहुत कार्य कर रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी इकाइयां, सभी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज चलने की कगार पे है, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं आ रही है। मैं समझता हूँ कुछ समय बाद वो सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जहां जहां इस तरह की समस्या है, जैसे कि स्पेशली मैं आपको बताऊं सर, ये जो हमारा वेस्टर्न जोन है, एनसीआर रीजन है, वहां पर दिक्कतें कुछ ज्यादा है। जैसा सर आप जानते ही हैं, जो एमएसएमई है दैट इज मनी, मैन पावर और मार्केट के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है कि 20% विदाउट कोलेटरल देने की बात करिए, लेकिन जो हमें तुरंत मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पाया। वी आर स्ट्रेस्ड एज यू हैव मेंशन्ड इन योर प्रेजेंटेशन कि स्ट्रेस्ड लोग हैं हम लोग, तो दिक्कतें तो आ ही रही है शुरू में करने में। पहिया अभी चल नहीं पाया, सरक रहा है, लेकिन अब अभी उसको पूरी तरह से चला नहीं पा रहे। मैन पावर की दिक्कत जैसे आ रही है, वो हम लोगों ने प्रयास करके आपस में गवर्नमेंट ऑफ यूपी के संरक्षण में इस काम को हमने शुरुआत कर दी है। संभवतः हमारी वो दिक्कतें भी जल्दी दूर हो जाएंगी। तीसरी जो मार्केट है, उस पर हमें जरूर काम करना पड़ेगा, और सरकार से हमारी अपेक्षा रहेगी कि जहां जहां आपकी जरूरत होगी, हम निश्चित रूप से आपके पास पहुंचकर आपसे गाइडलाइंस लेकर इस काम को करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां हमें काम करना पड़ेगा आने वाले समय में। और आपने बिल्कुल सही जो आपने योजनाएं बनाई है उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली, उन योजनाओं में हमने देखा कि मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपने जो पार्क की घोषणा करी है वो बहुत ही सराहनीय है। सर, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, लखनऊ में हमारी डिमांड ये है कि जो पार्क आप बनाने जा रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा लखनऊ में भी जरूर करें, क्योंकि 10 वर्षों से हमारी, लगभग 2010 से हमारी ये डिमांड है कि एक फार्मास्यूटिकल पार्क या ड्रग पार्क बने। और वहां पर सर यूपी डीपीएल जो बंद हो चुकी 40 एकड़ में थी वो लगभग, वो हमारे पास जगह पड़ी हुई है। तो अगर जो हम आपके प्रयासों से, आपके
मार्गदर्शन में अगर जो ये काम वहां हो सके तो संभवतः हमारे बहुत सारे उद्यमी, आईएए के बहुत उद्यमी उसमें अपनी यूनिट्स लगाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि जगह भी नहीं मिल रही। दूसरा सर, जगह के लैंड की उसमें मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा सर, कि हमारी जो लीज होल्ड जमीनें हैं उनको अगर जो आप फ्री होल्ड कर दें तो हमें जमीनों की व्यवस्था हो जाएगी, और जो स्ट्रेस हम लोग मनी की वजह से है, धन की वजह से है, उसमें भी काफी सहायता मिल सकती है। ये सब प्रत्यावेदन आपके पास हम भेज चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने इसको दिया हुआ है। तो इस पे अगर जो विशेष ध्यान देंगे तो शायद ये समस्या हमारी काफी हद तक हल हो सकती है। दूसरा सर, आपने जो डिलेड पेमेंट पे बात करी, हम करीब करीब 1-1.5 महीने से पूरी तरह से आप के मंत्रालय से संपर्क में है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई को हमने करीब करीब 150 लोगों की, उद्यमियों की एक लिस्ट मुहैया करा दी है, और उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए के जो बकाया है विभिन्न विभागों पे, पीएसयूज पे, तो वो उसमें है। साथी पे भी हमने यूज किया है, लेकिन वो लगभग 1 महीना 20 दिन हो गए हैं। तो उस पे अगर जो आप कुछ थोड़ा सा विशेष ध्यान दे सकें तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक हमारी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हल हो सकती है। तीसरा सर, मेरा एक और कहना होगा कि सोलर के ऊपर, जैसा अभी आप बात भी कर रहे थे कि पैनल्स लगाने के लिए आप तैयार हैं, अगर जो सोलर पे एक पॉलिसी जो पहले थी नेट मीटरिंग की, अगर जो उसको लागू कर दिया जाए तो इंडस्ट्री उसको सोलर पैनल्स को और रूफटॉप को तो लगाने के लिए बहुत इच्छुक है। तो सर, इसमें आप विशेष हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर जो नेट मीटरिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा तो ये समस्या हमारी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी तरह से टेकअप कर ली जाएगी, और उद्यमी से लगाने के लिए तत्पर भी। एक सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में हम लोगों ने, जैसा कि सोलर समिट हमने किया था लखनऊ में ही, और उसमें सोलर समिट के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक प्रयास किया है, और हमें ये पता लगा है हमारे सूत्रों से कि बहुत लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। इसको इंस्टॉलेशन में इसके जो एसेसरीज हैं, इसकी एंसेलरीज हैं, उन चीजों को लगाने के लिए उत्सुक है। तो उसमें अगर जो एक विशेष, अगर जो आप कुछ हम लोगों को प्रोत्साहन दें तो मैं समझता हूं कि बहुत से बाहर के लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है सर, टेक्नोलॉजी हमें बाहर से ही ट्रांसफर करानी पड़ेगी। तो इस और भी अगर जो हम आपका ध्यान में आकर्षित इसलिए करना चाहता था कि ये भी एक फील्ड है जहां हम लोगों को काम कर सकते हैं। एक सर, फूड प्रोसेसिंग को लेके हम लोग आईएए की तरफ से हर साल एक एक्सपो भी लगाते हैं, और उसकी यूपी के अंदर बहुत बड़ी संभावना है सर। स्मॉल स्केल, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल के लोग अगर जो गांव में जाकर इंडस्ट्री लगाने के लिए आज तैयार है। हमारे बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि क्योंकि अगर जो लैंड को वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर कर सकते हैं हम, लेकिन उसका जो चेंज है यूज का, वो अगर जो आसानी से हो जाए, लैंड यूज अगर जो आसानी से अगर जो हो जाए तो वहां पर लोग बाग जाने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी 10,000 करोड़ का जो हमें पैकेज मिल रहा है, उसका हम पूरा फायदा यूपी के अंदर उठा सकते हैं। और इसके अलावा सर 2-3 चीजें और हैं, जैसे आप एमएसएमई एक्ट ला रहे हैं यूपी में, उसमें एक्सपोर्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, जो कि अगर जो आप लेबर लॉ भी हैं, उन सब चीजों को अगर जो आप ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाएंगे, और डिलेड पेमेंट के ऊपर भी अगर जो आप अपना इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूँ एमएसएमई जो यूपी के अंदर जो आप लोगों का स्वप्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है, माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि एमएसएमई को हम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे यूपी के अंदर, वो संभव हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। जब हम आपके पास गए हैं, आपने हमारी सारी चीजें सुनी और बहुत सारी चीजें आपने लागू भी करवा दी हैं। आने वाले समय में एक चीज सर, एक्सपोर्ट को लेके भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा यूपी से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। हैंडीक्राफ्ट का तो एक्सपोर्ट 40% है यूपी का पूरे देश के अंदर। तो अगर जो इसमें कुछ स्कीम्स अगर जो हम लागू करा सके, जैसे एमडीए की स्कीम है, उसके ऊपर अगर जो हम ध्यान, आपके पास सर प्रपोजल हमारा गया हुआ है और चर्चा भी आपके साथ इस लॉकडाउन से करीब 7-8 दिन पहले ही। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संकट बड़ा है साहब, अगर पहिया उद्योगों का चल पड़ा है तो आगे स्पीड भी पकड़ेगा। मैं आगरा फुटवेयर एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चर चैम्बर के पूरन डाबर जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें। पूरन डाबर जी।
अच्छा अनम्यूट। जी जी। नमस्कार माननीय मंत्री जी, आपका बहुत ही सहज नमस्कार। शब्दों में बड़ा खुलकर उद्बोधन सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आगरा का जिक्र, सहारनपुर का जिक्र आया, मुरादाबाद का जिक्र आया, फिरोजाबाद का जिक्र आया, नोएडा का जिक्र आया। मेरे ख्याल से आगरा आपके उद्बोधन में कहीं ना कहीं अछूता रह गया, और कहीं कहीं लगता है कि हमारी कमी है कि हम आपके पास प्रयास तो किए लेकिन पहुंच नहीं सके अपनी बात रखने के लिए। एमएसएमई मंत्रालय मंत्री जी कि मैं जितना आभार केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का व्यक्त किया जाए वो कम है। अभी एमएसएमई की जो डेफिनेशन को बदला गया और उसके क्षेत्र को इतना वृहद किया गया कि आज हमारा जो जूता उद्योग, लेदर इंडस्ट्री है, 98% एमएसएमई में आ गई है। मैं जूता उद्योग से जुड़ा हूँ और एक समय था जब जूता उद्योग में शायद सवर्ण कोई हाथ रखने को तैयार नहीं होता था, लेकिन आज गर्व का विषय है कि देश की जो इकोनॉमी है उसमें निर्यात के क्षेत्र में टॉप 10 प्लेसेस में अपना स्थान रखती है, 6वें स्थान पर है। और आज $20 बिलियन से भी ऊपर की इंडस्ट्री है, जिसमें $6 बिलियन का $14 बिलियन का डोमेस्टिक बिजनेस है। इससे आप उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा को ओडीओपी में घोषित किया है, उसके लिए बहुत ही आभार। ये एक ऐसी योजना है जो वास्तव में आह्लादित करती है, उत्साहित करती है। इसके माध्यम से कई योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं अभी विशेष तौर से आगरा में क्रियान्वयन पर नहीं आ पाई। आगरा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि टीटीजेड में होने की वजह से ये उद्योग ग्रीन कैटेगरी में रखा गया था केंद्र की सूची में। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको व्हाइट कैटेगरी में चिन्हित किया है, लेकिन व्हाइट कैटेगरी में एक मिस्टेक रह गई है, क्लरिकल मिस्टेक है, जिसमें फुटवियर की जगह वियर लिख दिया गया। और हमने कई बार प्रयास किए उस नोटिफिकेशन को अमेंड करने के लिए, उसको वियर को फुटवियर कर दिया जाए। जो फिनिश्ड गुड्स बनती हैं, कि मैं लेदर की, चमड़े की बात नहीं कर रहा, जो जूता है या लेदर के जो अलग और उत्पाद हैं, चाहे लेदर गारमेंट्स हो, चाहे लेदर बैग्स हो, ये इनमें सिर्फ काटने और सीने का काम है और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता। ये व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे प्रतिवेदन पर इसको व्हाइट कैटेगरी में रखा भी था, लेकिन वो शायद एक क्लरिकल मिस्टेक में फुटवियर से वियर रह गया। तो इस अमेंडमेंट को ठीक करने की जरूरत है। एक दूसरी समस्या, माननीय मंत्री जी, हम कतई नहीं चाहते कि हमें कोई किसी तरह की कैश सब्सिडी दी जाए। हम चाहते हैं कि एक उन्मुक्त वातावरण हो, और उस उन्मुक्त वातावरण में ये भी नहीं चाहते कि हम जो पर्यावरण के हों या सामाजिक सुरक्षा के हों या अपनी कहीं भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, उससे हम हटना चाहते हो। लेकिन ये पालन करने के लिए स्वतंत्र संस्थाएं बहुत जरूरी है। केवल मानसिकता को हमें बदलना है, सरकार के अधिकारियों की मानसिकता को बदलना है कि गलती निकाल करके के दोहन करना के बजाय हमको ये मानसिकता बनानी होगी कि उसको चरणबद्ध तरीके से लागू कराना, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सुरक्षा के नियम हो, चाहे फायर की सुरक्षाएं हो, इनको चरणबद्ध तरीके से स्वतंत्र संस्थाएं उनका पालन कराएं। और हम सारी, ये पर्यावरण हमारा जीवन है, सुरक्षा हमारी अपनी सुरक्षा है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस सुरक्षा से हम किसी तरह से वंचित रहें। आपने अभी, पंकज जी ने उस बात को उठाया, आपने सोलर की बात की। मुझे लगता था कि कुछ समय पहले जब नेट मीटरिंग की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित की थी, तो लगता था कि कुछ ही सालों में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, मैं आगरा में हूँ, खासतौर से आगरा में जिस तेजी से ये सोलर पैनल्स लगना शुरू हुए थे, लगता था कि 1 साल के अंदर हर इंडस्ट्री सोलर हो जाएगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नेट मीटरिंग की व्यवस्था वापस ले ली और उसकी वजह से ये हतोत्साहित हुआ और लोगों को बंद करना पड़ा। जो लोग लगा चुके हैं वो भी आज बड़े हतोत्साहित हैं, क्योंकि उनको नेट मीटरिंग न होने की वजह से उसका लाभ कतई मिल नहीं पा रहा है।
माननीय मंत्री जी, केंद्र सरकार 2 रुपए 40 पैसे में बिजली देने की बात करती है और दे रही है, और ये भी कहती है कि जिस राज्य सरकार के पास कम हो वो 2 रुपए 40 पैसे में कभी भी राज्य सरकार ले सकती है। लेकिन उद्योगों को ये बिजली 9 रुपए में मिलती है। ये सारा टीएनडी लॉस जो है उद्योगों पर डाल दिया जाता है, या जो किसानों को या बीपीएल को जो बिजली मुफ्त दी जाती है वो वसूल इंडस्ट्री से की जाती है। मैं मानता हूं ये उचित नहीं है। उसके लिए हम टैक्स देते हैं, उसकी व्यवस्था सरकार टैक्स से करे, और बिजली का रेट सारी जितनी भी हमारी जो लाइन लॉस है या ट्रांसमिशन कॉस्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसे मिलाकर के 5 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए उद्योगों के लिए। और पंजाब में पहले 5 रुपए किया गया था, अब उसको और 4 रुपए कर दिया गया है, और क्षेत्रों में भी, उत्तराखंड में भी, उनमें भी कई उनमें बिजली 5 रुपए से नीचे रखी गई है उद्योगों के लिए। इस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। मैं एक और भी ध्यान दिलाना चाहूंगा बिजली पर ही कि अभी भी उद्योगों को बिजली उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही है। मैं अभी आगरा में हूँ। आगरा में सिकंदरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो अभी डीवीएनएल के पास में है, टोरेंट के पास में नहीं है। जो शहर की टोरेंट की व्यवस्था है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक उत्कृष्ट नमूना है कि बिजली में के क्षेत्र में सर्विसेज का। लेकिन हमारा ये डीवीएनएल होने के बाद में अभी मांग भी पूरी शुरू नहीं हुई है। अभी 18 मई से थोड़ी बहुत उद्योग की शुरुआत हुई। 8-8 घंटे लगातार बिजली नहीं रहती। पहले 3 दिन का बिजली, मेरा जनरेटर का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर का डीजल का बिल था पहले 3 दिन का। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो उद्योग को पनपने में कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करती हैं। रुकावटें दूर होनी चाहिए। एक मैं लैंड के ऊपर और सुझाव देना चाहूंगा कि हमेशा जब उद्योग की बात आती है या उद्योग, नए उद्योग, जितनी हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीन का जो निश्चित रूप से कोरोना में अपॉर्चुनिटीज जो हमको मिली हैं और ये निश्चित रूप से आएंगी, और आगे आने वाली जो है कंज्यूमर गुड्स फैक्ट्री चीन के बजाय भारत बनने वाला है, ऐसी पूरी आशा है। और उसके लिए हमको बहुत कुछ व्यवस्थाएं जरूरी है। सबसे पहला जो अभी आपने बताया कि हम लोग कैसे जा सकते हैं, कई बार रोड शोज में जाने का मौका हुआ इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से और अन्य उनसे भी। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी हम ऐसे रोड शोज हमेशा करने को तैयार हैं। उसके लिए सबसे बड़ी सवाल आता है कि लैंड की व्यवस्था का, लैंड कहाँ है और कहाँ दी जाएगी, किस। उत्तर प्रदेश सरकार के पास में लैंड बैंक है, यमुना एक्सप्रेसवे पर काफी बड़ी लैंड बैंक है, लेकिन और क्षेत्रों में जैसे आगरा है, आगरा जूता का है, जो कि लोकल यूएसपी जो है उसकी लोकल वर्कफोर्स ही है, और उस वर्कफोर्स के आगरा में ही चाहिए इस लैंड बैंक। तो उसके लिए मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी नीति ला सकता है कि लैंड जो भी बेचना चाहे, क्योंकि आज की डेट में एक्विजिशन लगभग असंभव सा हो गया है। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है काफी बात आपकी आ गई है, थोड़ा हम लोग आगे बढ़े, काफी और लोग इंतजार भी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर मेरा निवेदन है कि सीमित शब्दों में अगर बात कहेंगे तो और सार्थक जवाब भी दे सकेंगे मंत्री जी उस पर। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश दवा निर्माता संघ से प्रशांत भाटिया जी हैं। जी, उत्तर प्रदेश दवा निर्माता संघ से प्रशांत भाटिया जी हैं। मैं प्रशांत भाटिया जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात कहें। मैं फिर निवेदन है कि सीमित शब्दों में ही बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, भाटिया साहब। जी नमस्कार जी। जी आप बोलिए बोलिए। जी मैं सर्वप्रथम अमर उजाला का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया इस समय, जिस समय आज पूरा भारत पुनः एक नए स्टार्ट पे खड़ा है, नई लाइन पे। जिस समय पूरे देश को इस कोरोना काल ने एक नए स्टार्टअप पॉइंट पे सभी को एक साथ स्टार्ट करने के लिए शुरू किया है, ऐसे में जो हम आजादी के बाद पिछड़ गए थे उसमें पुनः हम एक नई रेस में नए तरीके से सबके साथ रेस में आगे भागने के लिए मौका मिला है। आदरणीय मंत्री जी हमारे साथ है, मैं बहुत आभार करता हूं कि वाकई में एमएसएमई को अगर महत्व कहीं मिला है तो जब पहली बार, जैसा कि बताया माननीय मंत्री जी ने, माननीय अटल जी के समय में
जब सरकार बनी थी तो एमएसएमई को अलग करके और प्री बजट बैठकों में उनके सजेशन को लेने की आवश्यकता अगर कहीं महसूस हुई तो तभी से इसका स्थान प्रारंभ हुआ, तभी हमें स्थान मिला था कि एमएसएमई की भी अपने महत्व है, बजट में उसका भी महत्व है, उसके विचार भी आने चाहिए, और तभी से यात्रा प्रारंभ हुई। और बीच में अवसर जाने की वजह से हमें लगता है पीछे रह गए। सुझाव और सवाल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैं ठीक है सर। ये जो विषय है अभी मेरे को पंकज जी ने थोड़ा सा विषय रखा है, बड़ा महत्व का है कि सरकार ने जो फार्मा पार्क का विषय आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी हमारे बीच में है जो लिया है, ये बहुत महत्व का है। मैं खाली इसी पे कंसंट्रेट करूंगा कि मैं इसी सेक्टर से आता हूँ। उत्तर प्रदेश दवा निर्माता संघ की एक बैठक भी हुई थी। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसी उद्योग को सफल करने में सहयोगी होती हैं। ऐसे ही जो पंकज जी ने बताया कि फार्मा पार्क अगर कहीं खुले, लखनऊ में जरूर खुले, इसका पीछे कुछ चीजें जो मैं रखना चाहता हूँ। जैसे कि बाकी उद्योगों से अलग फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए एक टेक्निकल असिस्टेंस बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इसमें निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। नई रिसर्च है, नए दवाइयां का उत्पादन हो, नई बीमारियां जो आने वाली हैं या उसमें तो हमें किस तरह से उनसे लड़ सकते हैं, ऐसा सुंदर माहौल पूरे विश्व में अगर कहीं है तो लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पे CDRI के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे लैब हैं, NDRI, CMAP, ऐसे सारे प्रकार के बड़े हब है यहाँ पे जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। उसको जोड़ते हुए अगर लखनऊ में अगर इसको जोड़ते हैं तो हमें लगता है एक नई ऊंचाई है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निकल सपोर्ट को हमें लाभ मिल सकता है। दूसरा जो इसके अंदर कनेक्टिविटी है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल है, वो भी लखनऊ में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक्सपोर्ट खाली मार्केट, खाली लोकल मार्केट के अलावा हम पूरे विश्व को अब स्थान हमें मिल रहा है उसको फीड करने का। तो उसके लिए भी वहाँ के बायर्स को सीधे कनेक्टिविटी के नाते से यहाँ पहुंचना, उसके बाद यहाँ से सीधे हम मार्केट में पहुंचा सकें, इसके लिए भी सबसे महफूज जगह जो है हमें लगता है यहीं पे है। इसके साथ साथ KGMC, SGPGI, अभी माननीय अटल जी के नाम पे नया हम विद्यालय खोलने जा रहे हैं, अस्पताल खोलने जा रहे हैं। इस नाते से हमें जो अंदर जो हमें इसके लिए क्लिनिकल टेस्ट चाहिए होते हैं, नई टेस्ट, उसके लिए बड़ा फील्ड हमारे पास है। हमारा यूपी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने शुरू से इस लड़ाई को लड़ा है IA के साथ, भारती के साथ, और यहाँ पे UPDPL एकमात्र उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थान था जिसका 25% का रिक्वायरमेंट था, जो पूरे उत्तर प्रदेश की दवा खपत जो है 40,000 करोड़ की, जो 40,000 करोड़ की जो दवा खपत होती है उत्तर प्रदेश में, उसमें से 25% परचेज का इसको रिक्वायरमेंट के लिए दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी सिक पड़ी है। 65 एकड़ की जमीन उनके पास है, 40 एकड़ उसके पीछे जमीन पड़ी हुई है, और 40 एकड़ उसके डेवलपमेंट के लिए जगह छोड़ी गई थी, UPSIDC ने अभी वापस ली है भविष्य के लिए उसको, उस समय आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, कि भविष्य में इसका विस्तार हम करेंगे, ऐसा पैरेंटल ड्रग्स, कैंसर, एंटी कैंसर, एंटी इस तरह की ड्रग्स होती है वो हमारे लखनऊ में बन सके। ये सपना 35 साल 40 साल पहले देखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम विस्तार नहीं कर पाए। हमें लगता है पुनः उसी उतनी आवश्यक जमीन जितनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा जमीन यहाँ उपलब्ध है, उसको वापस लेते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर यहाँ पे उसका उपयोग हो सकता है। जैसा कि लैंड की बात आई है, हमारे आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी ने भी ये 4L की बात कही थी, इसके अंदर प्रथम लैंड ही आता। लैंड के बारे में कई चीजें आई हैं हमारे संकल्प पत्र में, फ्री होल्ड करने की विषय सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र में लिया भी था। फ्री होल्ड के साथ साथ एक चीज और उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, आज हॉरिजेंटल की आवश्यकता है। हम विस्तार ज्यादा फैलाव नहीं कर सकते। 50 एकड़ की या 50,000 स्क्वायर फीट की एक लैंड हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉट हुई है UPSIDC से, काम 5,000 स्क्वायर फीट में हो रहा है, बाकी 45,000 खाली पड़ी है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। फ्री होल्ड होने से उसका सदुपयोग भी हो पाएगा, रेंट पे इंटरेस्ट पे दे सकते हैं बिना कमोडिटी चेंज किए, खाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउ करके। साथ में इसको अगर हम हॉरिजेंटली ले जाने का अलाउ कर दें कि एक जिसके अंदर इस तरह के प्रोडक्शंस हैं जो टेक्निकली सिस्टम में आते हैं, टेलीफोन की इंडस्ट्रीज हैं या इस तरह की फार्मा की इंडस्ट्रीज हैं, जिसको हम एक फ्लोर के ऊपर दूसरी फ्लोर ले जाए तो हमें लगता है 10-10, 12-12 फ्लोर की इंडस्ट्री सेक्टर्स बन सकते हैं। बहुत अच्छा उपयोग हमारा लैंड का उसमें हो सकता है। और दूसरा मेरा ये एक निवेदन है कि जो फार्मा पार्क का विषय आया है, इसके अंदर एक ये ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर परमानेंट हर साल इसके अंदर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है। बाकी इंडस्ट्री कहीं भी लग सकती है, लेकिन उसका अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी की एश्योरेंस की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको वर्ल्ड को कम्पीट करना है, वर्ल्ड से हमें कॉम्पिटिशन करना है। रेट एंड एफिशिएंसी दोनों हमारी इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे जो टेक्निकल नो हाउ है, हमारा FDA का ऑफिस यहीं पे है, कहीं भी कोई चीज होती है तुरंत इंस्पेक्शन हो सकते हैं। हमारे नए फॉर्मुलेशन है, ड्रग्स है, उसका अप्रूवल तुरंत हो सकता है।
हमारा कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस यहाँ जो पूरे प्रदेश को जिससे आपूर्ति की जाती है, तुरंत यहाँ से प्रोक्योरमेंट पूरा हो सकता है। प्रोक्योरमेंट करते हुए हम हर स्तर पे नीचे गांव-गांव तक, हम बस्तियों तक अपनी दवाइयों को पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो मैंने बताया, सारे जितने भी हब्स हैं यहाँ पे, सारी जो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लैब बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक अच्छी लैब नहीं खड़ी कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। उसके लिए कॉमन टेस्टिंग लैब बना के अगर हम इसको अवसर देते, उसके अंदर इनका कोई अगर फंडिंग करने के लिए या कुछ पार्टनरशिप करके कि उसमें कुछ मेंबरशिप करके उसके अंदर रिसर्च लैब को उपयोग कर सके, तो हमें लगता है आने वाले समय में कहीं असाइनमेंट भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा समय का ध्यान रखें। मैं इसके लिए समय भी चाहूंगा माननीय मंत्री जी के साथ बैठ के इसके और विस्तार से चर्चा करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के श्री ओंकारनाथ मिश्रा जी हैं हम लोगों के साथ। मैं मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी आगे बात कहें। मंत्री जी, जो आपने अभी सोलर पैनल वाली योजना बताई, उसके हम लोग डिटेल आपसे, आपके विभाग से ले लेंगे, फिर इस पर हम लोग कैसे फायदा उठा पाएंगे। हाँ, तो उससे हम लोग फायदा उठा पाएंगे। अभी हम लोग कुछ पॉइंट बनाए हैं बहुत शार्ट में। हमारे दोस्त जबी पटोदिया जी हैं हमारे सहयोगी, इस जरा साहब बहुत शार्ट बता रहे हैं। मंत्री जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अभी दूसरी बातें कही है। हम लोग कालीन उद्योग से बिलोंग करते हैं। और मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। पटोदिया जी। हाँ, धन्यवाद। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कालीन उद्योग के लिए भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने की घोषणा की थी भदोही में, और दुर्भाग्यवश वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके कारण कि हम लोग को उसके जो भी लाभ होते हैं उनसे हम लोग वंचित हैं। हमारा उद्योग 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और इसके अंदर में 20 लाख आर्टिजन्स काम करते हैं सर। और इस विशेषता को देखते हुए ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा भारत सरकार ने की थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना के ऊपर में विशेष ध्यान दें और इस योजना के जो लाभ हम लोगों को मिलने चाहिए थे वो हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं उसके ऊपर विचार करें मंत्री जी। इसके लिए हम लोग विशेष रूप से आपको नोट बना के भेज सकते हैं और आपको जब भी सुविधा हो आपसे मिल भी सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत सारे वक्ता हैं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि एमएसएमई से जुड़े होने के बाद आज 50 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। पहली बार हम लोग को ऐसा अनुभव हो रहा है कि एमएसएमई की भी खोज खबर लेने के लिए सरकार आगे आई है और आज के दिन हर न्यूज के अंदर में एमएसएमई का जिक्र हो रहा है, जो हम लोगों के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। और हमें विश्वास है कि आप लोगों के नेतृत्व के अंदर में हमारे इस एमएसएमई सेक्टर के इस हैंडीक्राफ्ट उद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सोलर पैनल वाली बात कही है, आपने भी उसका जिक्र किया। हम लोग के लिए वो बहुत सुविधाजनक चीज हो सकती है। इसमें जो योजना है सर, वो पूरी योजना से हम लोग को अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। बस इन्हीं बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उद्योगों को समय दिया है बात करने का, बातें सुनने का। इसी में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जी पटोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सीमित समय लिया है, बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी की तरफ जा रहा हूँ। मंत्री जी कृपया, आपने काफी सवाल सुने हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सवालों के और सुझावों पे अपनी बात कहें। मंत्री सिद्धार्थनाथ जी, उनको जाना भी है, इसलिए उनको जब जाना पड़ रहा है, हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं बाकी उद्यमियों से। राजीव जी, हेलो जी। राजीव जी, जी बताइए। आपने हमको भी बैठा रखा पूर्वांचल के लिए। हेलो जी। राजीव जी, आपने हमको भी बैठा रखा है। आर के चौधरी जी। हाँ, तो जी पूर्वांचल उपेक्षित, आप तो उपेक्षित। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अध्यक्ष जी। ऐसा है कि माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ में सम्मानित अमर उजाला के को भी प्रणाम करता हूं कि आपने और हम लोगों को आज एक इस तरह का मंच दिया कि जिसमें हम अपने मन की बात कह सकते हैं। मेरे साथियों ने काफी बातें रख दी माननीय मंत्री जी के सामने, और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता जी ने बताया, अभी हमने प्रदेश सरकार के साथ वो एमओयू किया है। 3 लाख लोगों को, प्रवासी भाई जो हमारे आए हैं, रोजगार देने के लिए, उस दिशा में भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग जिला वाइज डाटा तैयार करवा रहे हैं और डाटा तैयार होने के बाद हम अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम समायोजित कर सकें।
माननीय मंत्री जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये प्रदेश सरकार उद्योग प्रदेश बनाने के लिए और उत्तम प्रदेश इसको बनाने के लिए संकल्पित है। आपने 2018 फरवरी में और जिस तरह की ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट की, जिसमें 4,28,000 करोड़ रुपए का निवेश का एमओयू किया गया, लेकिन 2 ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मेरे साथियों ने भी उल्लेख किया। मैं पुनः आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर उन समस्याओं का समाधान होगा तो निश्चित रूप से ये प्रदेश उद्योग प्रदेश बनेगा और हम लोग इस तरह एमएसएमई के लिए, और आज आप बार बार चर्चा करके हमारे अंदर एक एनर्जी दे रहे हैं, हम और ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज किसी भी प्रदेश में, क्षेत्र में लैंड और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड के लिए आप लैंड बैंक बनाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, बहुत आप गंभीर हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, जो लैंड आपके पास उपलब्ध है, मैं नहीं समझ पाता कि हम लोग उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज आपके पास में यूपी सीडा, यूपीएसआईसी, डीआई प्राधिकरण, इंपावरमेंट ट्रस्ट की जो खाली जमीनें हैं, अगर हम लोग उनको फ्री होल्ड कर दें तो निश्चित रूप से आज लैंड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज यूपी सीडा की जो बात है, पूरा प्रदेश त्रस्त है। आज चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे डिवीजन का मामला हो, चाहे विधा परिवर्तन का मामला हो, चाहे किराएदारी का मामला हो, सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हर एंटरप्रेन्योर को अपनी एनर्जी जो आज अपने प्रोडक्शन में, अपने उद्योग को विस्तार में लगानी चाहिए, वो सारे झंझावत में लगा रहा है। आप निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि यूपी सीडा, जिसका 40 से ज्यादा जगह इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब 40 जनपदों से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में जगह है, 170 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। अगर इस यूपी सीडा की कार्य संस्कृति सुधर जाए, या जैसा कि आप प्रिंसिपली एग्री है, सरकार एग्री है, इसको फ्री होल्ड कर दें, तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक की समस्याएं अपने आप प्रदेश में सॉल्व हो जाएंगी और यहाँ उद्योग लगने के पंख लगेंगे, इसमें कहीं संशय नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में, और आपने स्थानीय समस्याओं के लेकर प्रदेश स्तर की समस्याओं के समाधान तक त्रिस्तरीय उद्योग बंधु बना रखा है। आज जिला उद्योग बंधु, मंडलीय स्तरीय उद्योग बंधु और राज्य स्तरीय उद्योग बंधु, अगर इन उद्योग बंधुओं को सक्रिय कर दिया जाए, जैसे आज जिला उद्योग बंधु और मंडलीय स्तरीय उद्योग बंधु के नोडल अधिकारी को कुछ अधिकार दे दिए जाएं। माननीय मंत्री जी, जो समस्या एक बार उठाई जाती है, साल भर उसी समस्या का रिपीटेशन होता है। दर्जनों बार हम लोगों ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने इस विषय को रखा कि जो भी इसमें डिसीजन हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, ताकि ये जो संस्थाएं हैं, ये अपने रूप में अपने जो औद्योगिक समस्याएं हैं, उनका निस्तारण करने में कामयाब हो सकती है। तो जी चौधरी साहब आपसे निवेदन है, मंत्री जी को एक मीटिंग में जाना है और 1.25 घंटे से। राजीव जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। एक राज्य स्तरीय उद्योग बंधु की अध्यक्षता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था 3 महीने। एक सबसे बड़ी बात जो आज हम लोगों को उत्पीड़ित कर रही है, हमको आर्थिक उत्पीड़न नहीं, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। बिजली के बारे में माननीय मंत्री जी ने भी एक लाइन में उल्लेख किया। आज हमने जितना उपभोग किया इस कोरोना की महामारी से, इसके प्रहार से हम सब लोग जिस तरह बेहाल हुए, हम पटरी पर आ रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां चालू हो गई, लेकिन ये बिजली के लिए जब 20 लाख करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इसके उद्योग में जान फूंकने के लिए पैकेज घोषित किया, आज एक छोटी सी चीज जो प्रदेश में फिक्स चार्ज है, सारा कारोबार से आहत है। माननीय मंत्री जी, जब जो एकदम अन्यायपूर्ण है, आप इस चार्ज को क्यों नहीं खत्म कराते? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर थोड़ा सा मेरे को जो आप लोगों ने शेड्यूल दिया था उसके हिसाब से थोड़ा आधा घंटा तो मैं ऊपर ही चल रहे हैं हम लोग। कुछ लोगों को मैंने उसके बाद का टाइम दिया, वो बैठे हुए हैं और वो उद्योग जगत से ही रिलेटेड ही लोग आए हैं जो मुझसे मिलने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। सब बातें तो नहीं कवर कर पाऊंगा, मगर जनक जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए मुझे, और फिरोजाबाद का उन्होंने जो दिया मुझे, कुछ लोगों ने वो रिफंड के बारे में बताया। रिफंड के लिए आप लोगों ने नवनीत सहगल जी को दिया है, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं लाए हैं, मगर वो एक सक्षम अधिकारी हैं। मगर जब भी मैं नवनीत सहगल जी से स्वयं बात करूंगा अभी इसके बाद कि क्या क्या डिटेल है, उसके एक तुरंत मीटिंग रख लिया जाए, जिससे कि
उसका और तेजी से निस्तारण करा जाए। जो यमुना एक्सप्रेसवे या कोई भी अलॉटमेंट्स जो हुए हैं लैंड के सरकार की तरफ से, कोई अथॉरिटीज के माध्यम से, कोई भी अथॉरिटी हो, तो उसके लिए मुझे जो जानकारी है उसका मैंने नोटिफिकेशन भी पढ़ा है कि उसको एक्सटेंशन कर दिया गया है कि तुरंत अभी आवश्यकता, मतलब आप लोग को एक वो दिया गया है कि आप लोग 3 महीने बाद उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो जून एंड तक की किया गया है। हो सकता है उसको और भी एक्सटेंड करने की बात हो, मगर मुझे पता है कि इसको एक्सटेंड किया गया है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसी प्रकार से जो प्लान, एक बात विशेष रूप से यूपी सिडा को लेकर आती है और उसको फ्री होल्ड वाली बात है। यूपी सिडा तो एक उसके लिए रिफॉर्म्स जो यूपी सिडा के अंदर आना चाहिए, उसके लिए एक बातचीत शुरू हो गई है। उसको एक स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स की भी बातचीत हो रही है, मगर मैं उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि ये विषय इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज का आता है, जिसके मंत्री सतीश महाना जी हैं। ये मेरे अधीन नहीं है, मगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मैं जरूर उस विषय पे फिर से उनसे बात करूंगा महाना जी से कि इसको कितनी जल्द और क्या क्या किया जा सकता है। उसी प्रकार से उद्योग बंधु जी का भी, उद्योग बंधु के विषय में कहा डिस्ट्रिक्ट में, आर.के. चौधरी साहब ने कहा, उस पर भी मैं जरूर, उद्योग बंधु उद्योग विभाग का है, बड़ा कंफ्यूजन है उत्तर प्रदेश के अंदर। थोड़ा सा एमएसएमई अभी तक तो एक्टिव था नहीं, मगर एमएसएमई एक्टिव हुआ है और आप सब लोग एमएसएमई के हैं, मगर पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना था वो स्ट्रक्चर एक इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के तहत आ गया, तो उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, मगर उसको मैं कोऑर्डिनेट करते हुए, हमारा और महाना जी का एक अच्छा संपर्क रहता है, तो हम लोग उसको मिलके जो भी कर सकते हैं, मगर विशेष रूप से उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम महाना जी के थ्रू होती है। मगर जब भी मैं बातचीत करूंगा उनसे, तो एक फार्मास्यूटिकल के ऊपर बातचीत हुई, तो पहले जरूर प्रस्ताव था कि लखनऊ और उन्नाव के बीच में ही करें हम लोग, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजना है जिसमें केंद्र से मदद मिलनी है, 3 पार्क्स बना रहे हैं फार्मा, और उसमें से हम भी बिड कर रहे हैं ओपन चैलेंज के माध्यम से, केंद्र के बीच में अपना प्रपोजल डालने जा रहे हैं। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट लैंड की 1600 एकड़ है। अब ये 1600 एकड़ राज्य सरकार के पास किसी भी सूरत में, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ये मिल जाए लैंड लखनऊ और उन्नाव के बीच में, मगर वो मिल नहीं रही है। इसीलिए जो प्रस्ताव जा रहा है उसके अंदर 2 ऑप्शंस देंगे हम लोग, पीलीभीत का, जो कि बरेली से 20-25 किलोमीटर उनके एयरपोर्ट से दूर है, और दूसरा एक ललितपुर में देंगे। मगर मेडिकल डिवाइस पार्क का जा रहा है, जो जाएगा उसमें प्रयागराज और उसमें उन्नाव जरूर है, तो वो दोनों हम जो उसको जरूर रख रहे हैं। बट इसमें ये लैंड इतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। जो एक नेट मीटरिंग की बात कही, वो उसको मैंने स्वयं उठाया हुआ है, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि ग्रॉस मीटरिंग में कठिनाइयां हैं जो लागू है। ये पॉलिसी चेंज की गई थी, अब उस समय कुछ अधिकारियों ने करवाया था, मगर मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, उसको हम लोग लगे हैं कि इसको नेट मीटरिंग की तरफ ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह आप लोगों ने काफी उसका भी करी है, मगर अभी तक उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे ही होना है, और मुख्यमंत्री जी ने हम लोग की बात सुनी, मेरी भी सुनी, मेरे सहयोगी महाना जी की भी सुनी है, जिसके अंदर हम लोगों का है कि फ्री होल्ड कर देना चाहिए इंडस्ट्रियल लैंड्स का, उसको लीज होल्ड से इंडस्ट्रियल करना चाहिए। वो एक प्रकार से रेजिडेंशियल पे तो बातचीत हाँ हुई है, मगर उसके लिए कमेटी है, और वो कमेटी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो अधिकारी हैं, उसके प्रमुख सचिव हैं, उनको एक कमेटी के तहत रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट जल्दी से जल्द हमें प्रेजेंट होएगी। तो जहां तक कि एमएसएमई मंत्री हैं और उद्योग मंत्री जो हैं, हम दोनों आपके साथ खड़े हैं, और हम दोनों का मानना है ये होना चाहिए।
इसमें उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को राजस्व का बढ़ावा मिलेगा और कोई इसका फायदा नहीं है। इंडस्ट्रीज को हम एरिया का है, वहां कोई एग्रीकल्चर प्राइवेट आप लोग लेते हैं, कोई भी लेंगे उसको कन्वर्शंस में दिक्कत नहीं आएगी। वो हम लोग पॉलिसी चेंज ले आए हैं। कहीं आपको लगता है वो आपको दिक्कत आ रही है तो कृपया करके हमें जरूर बताएं। उस पर हम लोग विशेष रूप से फिर डीएम लेवल पे, वहां पे लोकल लेवल पे बात करनी पड़ेगी, मगर वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कन्वर्शन करने में। तो ये लैंड के विषय में आप लोगों ने काफी चीजें मेरे बीच में रखी थी और ये एक आप लोगों ने रखा कि पंकज कुमार जी ने शायद रखा था कि जो एमएसएमई एक्ट है उसमें डिलेड पेमेंट कोई करे तो उस पे आप लोगों का कुछ एमएसएमई एक्ट होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, ये क्लॉज मैंने ही इंसर्ट किया है और मुझे जब ये एमएसएमई एक्ट वाला पारित करेंगे तो उसमें ये क्लॉज भी हमने डाल रखा है कि जब कोई भी, विशेष रूप से कोई भी आपको पेमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक मिनिमम पीरियड रखेंगे, जैसे 45 दिन या 60 दिन, उसके अंदर कहीं पेमेंट नहीं मिलती है एमएसएमई यूनिट को, तो उस पे हम आरसी इशू करने का अधिकार रखवाएंगे। आरसी का मतलब हुआ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको लीगल, एक शब्दों में कहूं तो लीगल नोटिस दे सकता है, जिससे कि उनको देना पड़ेगा और नहीं पेमेंट करी तो उस पे एक फिर कार्रवाई क्रिमिनल होती है, जिसपे फिर अरेस्ट हो सकते हैं या जो भी है, ये एक प्रोसीजर है, उसको हम लोग करवाएंगे। जहां तक कि पूरन दावर जी का है, साहब आगरा क्षमा चाहूंगा, मिस हो गया, आगरा मेरे दिमाग से कभी गया नहीं है और आगरा हमेशा रहेगा और आगरा में तो ताजमहल है साहब, उसको कौन भूलेगा, मगर आपकी कठिनाई भी ताजमहल ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट की दृष्टि से हर चीज वहां पे प्रॉब्लम में आ जाती है। क्योंकि मैं चाहता जरूर था कि आगरा में हम लोग, केंद्र सरकार ने एक लेदर मेगा क्लस्टर मांगा है, मगर क्योंकि आपके यहाँ ये एनवायरनमेंट वाला बड़ा इश्यू हो जाता है और सच मत है आपके यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो मुझे कानपुर फिर देखना पड़ा, उन्नाव के पास। वहां पे एक मैंने प्रपोजल केंद्र को भेजा है, जिसमें एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट है कानपुर नगर में, वहां पर हम लोग एक लेदर मेगा क्लस्टर पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि केंद्र की योजना के तहत वो एक लेदर मेगा क्लस्टर पार्क और एक एप्पल क्लस्टर पार्क और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर पार्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो केंद्र ने हमसे प्रस्ताव मांगा था, तो वो मैंने एमएसएमई विभाग ने उसको भेजा है। आगरा हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, इसको मत सोचिएगा कि हम उसको छोड़ रहे हैं। और आपने कुछ समस्या बिजली की बताई है, मैं अभी अपने सहयोगी मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से जरूर बात करूंगा कि क्या विषय है जिससे बिजली, क्योंकि बिजली की कठिनाई हर जगह हम लोग दूर करते जा रहे हैं, वहां पे अभी भी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पे मैं जरूर उनसे बातचीत करूंगा। आपने जो उस पे उसकी रोशनी डाली है, तो रोशनी रहनी चाहिए आपके बीच में, इस दिशा में जरूर बात करेंगे। एफएआर की बातचीत हुई प्रशांत भाटिया जी ने। एफएआर जो है उसको हम लोगों ने, जो नई हमारी जो लैंड वाली पॉलिसी आ रही है, वो उसमें हम एफएआर इंक्रीज करने की बात कर चुके हैं, उसमें हम सब लोग सहमत हैं। तो वो एक कैबिनेट के माध्यम से आएगा, मगर हम लोग उसमें सहमत हैं और उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ओंकारनाथ मिश्रा जी और रवि पटोडिया जी, आप एसईजेड का जो है मेरे संज्ञान में नहीं है, कोई ऐसी चीज है तो आप मुझे उससे अवगत कराएंगे, तो मैं इसको केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इसकी बातचीत जरूर करूंगा और देखूंगा उसमें क्या किया जा सकता है, तो मगर जरूर मदद करने का प्रयास करूंगा। मेरे ख्याल से और भी कोई अन्य बिंदु जरूर रहे होंगे, कुछ छूटे होंगे, मगर एक संभल का आपने कहा था, मिथनॉल का, उसमें जीएसटी का है, मैं
उम्मीद करता हूँ इस पे जनक भाटिया जी एक मुझे आप लोग रिक्वेस्ट दे देंगे लेटर, तो मैं इसको टेकअप करूंगा कि इसमें क्या कारण है कि कहीं पूरे देश भर में मिथनॉल पे 4% है तो उत्तर प्रदेश में क्यों 12% लिया जा रहा है। मगर इसकी जानकारी लेते हुए ही मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगा। तो मेरे को लगता है कि काफी कोशिश करी है मैंने आप लोगों के बीच में, आपकी बातचीत जो रखी थी आपने ईवी पॉलिसी का है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सुझाव आपके तरफ से मिला। इसके अंदर हम एंसिलरी पॉलिसी ईवी से रिलेटेड एमएसएमई के जो पार्ट्स तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर एक अपने लेवल पे ही इसका एक प्रपोजल बना के देखना चाहूंगा कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। एक पूर्ण दावर जी ने आपने कुछ अमेंडमेंट की बात करी है, जो इसको फुटवेयर होना चाहिए, मैं इसके बारे में भी चर्चा कर लूंगा कि इसमें क्या है। और जब भी आपसे पूर्ण दावर जी आपकी तरफ से भी एक आपके सेशन से मुझे कोई ईमेल आ जाएगा, इसको तुरंत ले लूंगा और इसमें कोई भी जो त्रुटि है उसको संशोधित करते हुए हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ विषय कोई और रह गए हो तो मेरे को फिर मौका दिया जाएगा, फिर मैं रखूंगा। राजीव जी, मैं एक मेरी तरफ से आग्रह था क्योंकि आप प्रोफेशनल्स के बीच में डील कर रहे हैं और मार्केट ओपन करने के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, जो विभाग मेरे पास है, और क्योंकि मैंने कहा ना मेरे पास 7-8 विभाग, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाता हूं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन है मेरे पास। कोई मार्केट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोई आपके पास, आप लोगों की नजर में भी कोई आए तो कृपया करके मुझे उसकी सीवी भेजें। मैं थोड़ा इन प्रोफेशनल्स को लेना चाहता हूं, ना ही खाली अपने अधिकारियों पर निर्भर रहना चाहता हूं। मोदी जी ने भी कहा है कि प्रोफेशनल्स को लैटरल एंट्री दो, मेरा ये मानना है ये किया जाना चाहिए। इसी से सरकार का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। तो वो मुझे कोई प्रोफेशनल्स आपकी तरफ से कुछ सुझाव में आएंगे तो मैं उस पर जरूर विचार करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप लोगों ने ये मौका दिया, अच्छी हुई है और आगे भी आप मौका देंगे इसी बहाने, तो मैं और आप लोग के साथ समय पूरा 2 घंटा निकाल के बैठूंगा, ना तो समय थोड़ा कम पड़ रहा है और लोग भी बोलना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छा लगा ये मौका मिलने से। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं और बहुत सारे सुझावों और सवालों के उचित उत्तर दिए हैं। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जो मुझे लगता है कि उद्योग को आगे ले जाएगी, वो उन्होंने ये कही है कि उद्योगों के साथ हम खड़े हैं। तो अगर सरकार उद्योगों के साथ खड़ी होगी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात कर रहे हैं जिसकी बहुत जरूरत है हमारे क्लस्टर्स को। तो बहुत अच्छी बातें, सुझाव और समाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं सारे उद्यमियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने समय यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी।